गुड इवनिंग गाइस। सो आज ये फर्स्ट व्लॉग है मेरा और इसके अंदर जैसे मैं ईएसआई का एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ जो स्टार्टिंग टॉपिक रहना चाहिए जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं। तो इसके अंदर ईएसआई का जो फर्स्ट आरबीआई ग्रेड बी का टॉपिक है वो है नेचर ऑफ इकोनॉमी और उसके अंदर आएगा इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, बेसिकली जो हम गुड्स एंड सर्विस गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन ये सब आता है इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। और इसके साथ ही वो सर्विसेज जो दी जाती है जैसे कि इंस्टीट्यूट, एजेंसीज हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो ये सब क्या आता है एक इकोनॉमिक सिस्टम में आता है। बेसिकली ये 3 टाइप की होती है। एक तो कैपिटलिस्टिक होती है, सोशलिस्टिक होती है और मिक्स्ड होती है। तो कैपिटलिस्टिक जो इकोनॉमी होती है तो वो कैसी होती है, जिसके अंदर जो भी बिजनेसमैन है, जो भी प्रोड्यूसर है, उसका ही होल्डिंग होता है 100%। वो ही डिसाइड करता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और कहाँ जाएगा। सोशलिस्टिक वो होती है जिसके अंदर सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से होता है। कोई भी अपने हिसाब से नहीं कर सकता, इसमें सारा जो भी प्लान होता है वो गवर्नमेंट का होता है। मिक्स के अंदर वो होता है कि जो भी प्रोड्यूसर है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, उसका सारा रहेगा प्लान क्या है, कैसे बनाना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट इंटरफेरेंस रहेगी गवर्नमेंट की। सो इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स इकोनॉमी, वी कैन से दैट। इसके साथ इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या रहता है कि गुड्स एंड सर्विसेज मोस्टली डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, जो बिजनेसमैन होता है वो होता है। नो नीड टू गवर्नमेंट रहती है, गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं रहती इसके अंदर। और प्रोडक्शन और कंजप्शन जो भी है वो फ्री टू चूज़ रहता है, जो कस्टमर होता है उसके हिसाब से प्रोड्यूस किया जाता है जो भी करना होता है। और सोशलिस्टिक में क्या रहता है, क्वालिटेबल वे ऑफ वेल्थ, मतलब इक्वलिटी ऑफ वेल्थ होती है, जो मतलब है ना कहीं पे भी है ना वेल्थ का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। और इसके अंदर प्रोडक्शन के मोटिव्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं और मेड बी टेकिंग इनटू अकाउंट नीड एंड एक्सचेंज। ये सब जो भी बनते हैं वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनते हैं कि किसकी क्या नीड है, क्या क्या चेंजेस किए जाने चाहिए, ये इस हिसाब से बनते हैं। और मिक्स्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। और इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं, जैसे कैपिटलिस्टिक का क्या रहता है कि मिस एलोकेशन होता है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच गया। तो ये ज़रूरी नहीं है क्या कि कोई भी गुड्स है वो हर जगह सेम ही चाहिए होता है, तो मिस एलोकेशन होता है। इनइक्वालिटी रहती है, अमीर के पास और पैसे आ जाते हैं, गरीब के पास नहीं आ पाते, चीज़ें नहीं मिल पाती। लैंड इनएफिशिएंटली, अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से लोगों के पास पहुंचती है। ये भी हो सकता है कि हार्मफुल गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं और एक दूसरी जगह जा रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, वास्ट ब्यूरोक्रेसी एम्प्लॉयमेंट, लोगों को ब्यूरोक्रेसी फेस करनी पड़ती है, वो अपनी मर्ज़ी से काम नहीं कर सकते और उनके पास कोई मोटिव नहीं होता मेनली काम करने का। ये सब प्रॉब्लम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबकी अजीब व गरीब होती है, गुड नहीं हो पाती, इसलिए सोशलिस्टिक थोड़ा अलग है। उसके बाद आता है गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है इसके अंदर। तो गवर्नमेंट का मेनली जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है उसके अंदर कोई भी गवर्नमेंट का जो है इंटरफेरेंस नहीं होता। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में पूरा का पूरा उन्हीं का रहता है। इसके अंदर मार्केट मैकेनिज़्म पूरी होती है, 100% रहती है। इसमें लैक ऑफ मार्केट मैकेनिज़्म होती है। इसके अंदर मार्केट ऑपरेशंस होते हैं बट साथ में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस भी रहती है। इसके अंदर सेलर और प्राइस कौन डिसाइड करता है, मार्केट फोर्स, डिमांड, सप्लाई, कि मार्केट के अंदर क्या नीड है, क्या डिमांड है, उस हिसाब से यहाँ पे रहती है। यहाँ पे सेंट्रल होती है, सब कुछ वही डिसाइड करती है। और यहाँ पे जो मार्केट की जो प्राइस है वो पॉलिसीज़ के हिसाब से बनाई जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि जो कंज्यूमर ही प्रभुत्व में रहते हैं, कंज्यूमर ही टॉप पे रहते हैं, हम उन्हीं के हिसाब से सब बनाएंगे। यहाँ भी होता है, कंज्यूमर रहते हैं बट यहाँ पे प्लान गवर्नमेंट बनाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबको बराबर मिलेगा और यहाँ पे सब कुछ उसी हिसाब से होता है। बट ये रहता है कि जो एक्स्ट्रा में जो भी है, जैसे कि
कुछ प्लानिंग वगैरह हो गई, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से होती है। उसके बाद ओनरशिप इस पे क्या होती है, जिसका भी बिजनेसमैन है उसका ही पूरा रहेगा, और इसके अंदर पेड अप ओनरशिप होती है, जैसे कि गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट के ही अंडर आएगा सब कुछ, और यहाँ पे वही डिपेंड करता है कि किसकी है, ठीक है। और गवर्नमेंट का नॉट इंटरफेरेंस हो गया, यहाँ मैक्सिमम है और यहाँ बहुत चलता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई जो हमने इसमें पढ़ी नेचर ऑफ इकोनॉमी में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी, पहले तो ये देखते हैं। तो लैंड टेन्योर सिस्टम क्या था, इसमें 3 चीज़ें आती है। एक तो ज़मींदारी रही थी, महालवारी थी, और रियोतवारी करके कुछ था। तो ये चीज़ें क्या थी, ज़मींदारी मतलब ब्रिटिश के टाइम पे ये थी, इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिश की 1783 के अंदर, और उसके अंदर जैसे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है उसका, और एग्रीकल्चर जो भी कल्टीवेट कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो भी प्लान वगैरह थे, उनके बीच में एक आदमी रहता था जो ज़मींदार कहलाता था, उनके जो भी बीच में रहता था, जैसे जो भी लैंड वगैरह है उस पर पूरा हक ज़मींदार का रहता था। और ये इंटेलेक्चुअल था जो सेंटर और कल्टीवेटर के बीच में, और ये ज़्यादातर किसके बीच में था, 1949 के अंदर सबसे ज़्यादा प्रचलित था ये। फिर था महालवारी। इसमें क्या होता है, ये एक विकिम एंड बेंटिकनिक ने दी थी आगरा और ओध के अंदर, ठीक है। और ये जो थी, ये जो भी विलेजर्स थे और जो भी किंग और विलेजर के बीच का रहता था ये, कि ये एशियंट टाइम के जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो पूरा विलेज उसमें आता था और राजा के अंडर आता था, और वो उनको रेंट वगैरह पे करते थे, ऐसा करके था महालवारी वाला। और अभी जो चल रहा है रियोतवारी चल रहा है, इसके अंदर क्या रहता है कि जिसकी ज़मीन है उसी का हक है, वो किसी को भी दे सकता है, ले सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो ये 3 चीज़ें होती है लैंड टेन्योर सिस्टम के अंदर। और इसके अंदर रिफॉर्म लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, चेंजेस क्यों लाए गए, रिफॉर्म लाए गए ताकि एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ किया जा सके, जैसे कि किसानों को हेल्प मिल सके, उनकी खुद की ज़मीन होगी तो वो लोन दे सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसको कम करने के लिए, ताकि किसान ज़्यादा पैसे अपनी खेती के अंदर ज़्यादा लगा सके और अच्छे से काम कर सके। और एक जो टिलर होते हैं, जो भी वो निकालते हैं मतलब फसल को काटने वगैरह का काम करते हैं, उनके हेल्प के लिए किया गया था। एक अश्योर इक्वलिटी, सबको इक्वल मिले, जैसे कि ज़मींदार हो गया तो वो टॉप पे है, किसान है तो वो नीचे किया गया, तो उन वैसा कुछ ना हो, हर किसान हर कोई इक्वल रहे, इसके लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। इसके मेजर्स क्या थे, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज सारे गायब हो गए। टेंडेंसी रिफॉर्म कौन कौन से थे, रेंट के रेगुलेशन बनाए गए, टेन्योर सिक्योरिटी के साथ टाइम पीरियड मिला, मतलब कोई एक उसको पूरा नहीं रख सकता, ओनरशिप राइट्स मिल गए, किसकी ओनरशिप है, सीलिंग इन लैंड होल्डिंग पे सीलिंग लग चुकी है। तो ये मेजर्स थे इसके लैंड रिफॉर्म के। इसके बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन क्यों किया गया एग्रीकल्चर का, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड के लिए, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए, और कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए। तो ये जो भी है, ये 2 टॉपिक आज मैंने कवर किए हैं, जो मैंने इसको पूरा पढ़ा है, याद वगैरह भी किया है। तो इसमें लैंड रिफॉर्म आ गया, और जो दूसरा वाला था इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। तो इसमें ये रहेगा कि जैसे ये मुझे वापस खोलना ना पड़े, मैं इस हिसाब से इसको तैयार करूँगी।